हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पूर्वावलोकन की बुक को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 3 जो है टॉपिक को कवर कर लिया है। जिसमें पहला हमने पढ़ा है सेल के बारे में, दूसरा जो पढ़ा है अनुवांशिकता के बारे में, तीसरा जो पढ़ा है वो पढ़ा है मांसपेशी एवं कंकाल तंत्र के बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र को। आज हम पूरे डिटेल में पाचन तंत्र को पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। ठीक है, वसा का करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का करता है, प्रोटीन्स का करता है या न्यूक्लिक अम्ल का करता है। तो इसमें हम बता दें कि जो मेटाबॉलिज्म की नियंत्रित करता है इंसुलिन मानव तंत्र में, वो करता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का। इसमें देखिए व्याख्या कह रही है कि इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय ग्रंथि से होता है। बीपीएससी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंसुलिन जो है इसका उत्पादन कौन करता है, तो अग्नाशय ग्रंथि करता है। कह रहे हैं यह हार्मोन से एक प्रोटीन है। ये जो इंसुलिन है ये क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, अब हम बताते हैं ये जो ग्लूकोज समस्थापन आया है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जीव की वह क्षमता होती है जिससे वह अपने आंतरिक वातावरण को स्थिर और संतुलित बनाए रखता है, उसे कहते हैं समस्थापन। आगे देखिए कह रहा है कि इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप ही होता है। समझ में आया? मतलब जो इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी इंसुलिन क्या करता है, प्रेरित करता है। और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक रूप ही है। आप ग्लूकोज भी बोल सकते हैं या कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए कह रहा है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। किसके रूप में जमा होती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में। तो यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है वो किसके रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। व्याख्या देखिए कह रहा है कि शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर हमें कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? सबसे पहले ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। और ये ऊर्जा हमको कहाँ से प्राप्त होती है? शुगर से, वसा से, प्रोटीन से। प्रोटीन की जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उससे प्राप्त होती हैं। फिर इसके बाद कह रहा है शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। फिर कह रहा है कि जो शुगर होता है ना, जो शुगर होता है ये शरीर में किसके रूप में बदल जाता है? ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है, जो एक सरल शर्करा है। जो एक क्या है, शुगर क्या है, एक प्रकार शुगर क्या है, शरीर में जाता है और ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। और यह एक क्या है, सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो शुगर है ये अवशोषित हो जाता है और रक्त से मतलब रक्त के माध्यम से विभिन्न अंगों और ऊतकों तक क्या होता है, पहुंच जाता है। यकृत व मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाती है। और यकृत व मांसपेशियों में जो ग्लूकोज होता है ये किसके रूप में जमा होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोई ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंत ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अंग को प्रभावित करता है या इसके जीवाणु का क्या नाम है। तो देखिए कह रहा आंत ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत ज्वर है। ठीक है, तो किसको प्रभावित करेगा? आंत को प्रभावित करेगा। देखिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, क्या कह रहा है व्याख्या। कह रहा है कि टाइफाइड और हैजा जो है ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है। और वही टाइफाइड के जीवाणु की बात करें तो टाइफाइड के जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी, ये हो गया टाइफाइड के जीवाणु का नाम। और ये किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। अगर हैजा की बात करें तो हैजा का हो जाता है विब्रियो। ठीक है, विब्रियो कालेरी। तो ये आप लोग याद रखना। इसके बाद आइए अगला देख लेते हैं क्या है। अगला कह रहा है कि टीबी, प्लेग और क्या है, निमोनिया। ठीक है, टीबी, प्लेग और निमोनिया ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को।
टीबी का अगर हम पूछे तो इसका हो जाता है माइक्रोबैक्टीरियम, इसका हो जाता है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, टीबी ट्यूबरक्लोसिस। अगर हम प्लेग की बात करें तो प्लेग का जो जीवाणु होगा वो हो जाएगा यर्सीनिया, ठीक है, इसका जीवाणु हो जाएगा यर्सीनिया कालेरी, ठीक है, ये प्लेग का हो गया। अगर निमोनिया की बात करें तो निमोनिया का हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों भी याद रखना कि टीबी का हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग का हो जाएगा यर्सीनिया कालेरी और निमोनिया का हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ा को, ठीक है। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। देखिए अगला है टिटनस और कोढ़, ठीक है, टिटनस और कोढ़ ये किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और टिटनस जो है इसके जीवाणु का नाम क्या है? तो इसके जीवाणु का नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है, टिटेनी, टिटनस और टिटेनी। इसके बाद अगर हम कोढ़ की बात करें तो कोढ़ का हो जाता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? डिप्थीरिया काली खांसी, ये किसको प्रभावित करता है? तो श्वास नली को प्रभावित करता है। और डिप्थीरिया जो है, डिप्थीरिया के जो जीवाणु है उसका नाम है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक है, लिख लेना, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक है। इसके बाद अगर हम काली खांसी की बात करें तो काली खांसी का हो जाएगा वार्डेटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है, लिख लेना, वार्डेटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है, वार्डेटेला पर्ट्यूसिस। तो ये रहा, ठीक है। और इसका ऑप्शन जो सही होगा वो आंत ज्वर था, पूछा था, तो आंत को प्रभावित करता है। और जितने भी ये रोग दिए गए हैं, ठीक है, रोग दिए गए हैं, रोग से प्रभावित अंग ये बता दिए और इनसे होने वाले जो जीवाणु हैं किस जीवाणु से क्या फैलता है ये बता दिया गया, ठीक है। यहाँ से याद कर लेना, यहाँ से 1 नंबर बीपीएससी में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या, देखिए क्वेश्चन कह रहा है अगला, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, तो इससे जो अंग प्रभावित होता है वो होता है यकृत, यकृत प्रभावित होता है। और देखिए व्याख्या कह रही है यकृत एक मुख्य पाचन ग्रंथि है, ठीक है, यकृत क्या है? एक मुख्य पाचक ग्रंथि है जो खाद्य विषाक्तन, ठीक है, द्वारा प्रभावित हो जाती है। अल्फा टॉक्सिन नामक एक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती हैं, ठीक है, भोजन को क्या कर देती हैं? विषाक्त कर देती हैं। अब देखो फिर से, अगर नहीं समझ में आए फिर से समझ लेते हैं कि यकृत, देखिए यकृत एक मुख्य पाचक ग्रंथि है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि भी है जो क्या करती है? यकृत जो क्या करती है? खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है, ठीक है। और अल्फा टॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस और पेनिसिलियन की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को क्या कर देती हैं? विषाक्त कर देती हैं, ठीक है। तो विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है अल्फा टॉक्सिन से? तो यकृत प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, ठीक है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, क्या है? तो इसमें जो हो जाएगा अग्नाशय, क्या है? अग्नाशय है। देखिए हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड सरल वसाओं तथा ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं। कह रहे हैं कि हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड जो है सरल वसाओं अर्थात किसके रूप में? ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं, ठीक है। लिपिड के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसके पाचन में? लिपिड के पाचन में। किस एंजाइम की? तो लाइपेज एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित कर देता है, ठीक है। लाइपेज एंजाइम प्रकृत रूप से अग्नाशय तथा आमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं जो लाइपेज एंजाइम होता है ये प्रकृत रूप से अग्नाशय में, पैनक्रियाज में तथा आमाशय स्टोमक से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। ये भी पूछ सकता है कि किसमें पाचक एंजाइम नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता है?
पित्त में नहीं होता है, ठीक है, पाचक एंजाइम नहीं होता है। फिर भी यह लिपिड के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। देखो, पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, लेकिन यह फिर भी तभी लिपिड के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का एमएलसी-करण करता है, ठीक है, यह वसा का एमएलसी-करण करता है। और पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। आइए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है वह एंजाइम जो हमारे मुख में भोजन के साथ मिलता है, ठीक है, कह रहा है उस एंजाइम का नाम बताइए जो हमारे मुख में भोजन के साथ मिलता है। पहला ऑप्शन है पेप्सिन और दूसरा ऑप्शन है अरऑक्सीडेस, ठीक है, अरऑक्सीडेस। आगे ऑप्शन देख लेते हैं, इधर है ऑप्शन, इधर देख लेते हैं क्या है। कुछ ऑप्शन इधर दिए गए हैं, जैसे एमाइलेज हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो एंजाइम है मुख में मिलता है वो क्या है? एमाइलेज है। एमाइलेज पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि पहला एंजाइम कौन सा है, तो एमाइलेज। ये भी पूछा गया कि मानव पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिलने वाला कौन सा एंजाइम है, तो एमाइलेज एंजाइम है, ठीक है। एमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम या विशेष प्रोटीन है, ठीक है, विशेष प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। अब पूछा ये भी जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने में कौन मदद करता है, तो एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज पाचन तंत्र में भोजन के साथ क्या है? मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम है, ठीक है। एमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम या विशेष क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला देखते हैं, कह रहा है कि कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? तो जो जीभ है, जीभ का कौन सा क्षेत्र है जो कड़वाहट की पहचान करता है? जो नोक टिप, आगे का भाग, मध्य भाग, पीछे का भाग, किनारा। तो इसमें जो कड़वाहट देखता है वो पीछे का भाग है, ठीक है। मानो जीभ का अग्र छोर देखो मीठे, ठीक है, अग्र जो आगे का भाग होता है वो किसको पहचानता है? मीठे को। और पक्ष भाग किसको? पीछे का भाग कड़वे को। पार्श्व, किनारे, जो पार्श्व बीच का भाग होता है वो खट्टे को। इसके बाद करते हैं अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अभाव होता है। समझ में आया? आगे का मीठा, पश्च पीछे का कड़वा, पार्श्व मतलब बीच का खट्टा, अग्र छोर एवं किनारे का जो होता है ये नमकीन स्वाद का अनुभव करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है, ठीक है। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है या बाह्यस्रावी, मतलब इसको मिश्रित ग्रंथि भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको मिश्रित ग्रंथि भी बोल सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, अग्नाशय। अग्नाशय को अंतःस्रावी बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है, इसको मिश्रित ग्रंथि भी बोल सकते हैं। देखिए, कह रहा है अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है, मिश्रित ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करती है, जिसमें बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, दोनों प्रकार के क्या हैं? ऊतक या कोशिकाएं हैं। अग्नाशय के दो कार्य मुख्य हैं। पहला क्या है कि बहिस्रावी में देखिए यह मुख्य पाचन तंत्र में एंजाइम उत्पादन में सहायता करता है। पहला क्या है? बहिस्रावी के रूप में जो कार्य करता है ये करता है पाचन तंत्र में एंजाइम उत्पादन में। और दो अंतःस्रावी के रूप में कार्य करता है, यह मुख्यतः रक्त शर्करा के विनियमित करता है। तो ये दोनों कार्य इसके हैं जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी में ये करता है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीभ के स्वाद नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब 4 और 7। 4 क्या है? मसालेदार, और 7 क्या है? तीखा। क्या है? तीखा। तो व्याख्या देखिए, कह रहा है कि मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा तथा उमामी जीभ के स्वाद हैं, जबकि तीखा और मसालेदार जीभ के स्वाद नहीं है। उमामी स्वाद प्रमुख रूप से प्रोटीन, मांस, अंडे जैसे खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जीभ के स्वाद नहीं है मसालेदार, और तीखा जो होता है इसका जीभ का स्वाद नहीं होता है। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा पाचन तंत्र से। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूर्वावलोकन में जो पूछा गया था, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आप लोग को कैसी लगी, ठीक है। इसके बाद लाइक कर दीजिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ।